हाय फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है हमारे मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और कला और संस्कृति। तो ये टॉपिक थोड़ा-सा बड़ा बनेगा। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य भारत में एक अत्यंत केंद्रीकृत, निरंकुश, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन व्यवस्था का एक प्रतीक था। बादशाह की बात करें, बादशाह को सर्वोच्च सत्ता माना जाता था और प्रशासन के सभी सूत्र उन्हीं के हाथों में केंद्रित थे। ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र था मुगल कालीन। बात करें सर्वोच्च सत्ता कौन थी? बादशाह। बात करें सत्ता की प्रकृति की, तो मुगल बादशाह स्वयं को राजत्व के जो देवी सिद्धांत है उनका समर्थन मानता था। अब ये राजत्व के देवी सिद्धांत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वैसे तो जनता पर या देश पर या राज्य पर ईश्वरी शासन करता है, लेकिन ईश्वर स्वयं शासन करने के लिए नहीं आ सकता, इसलिए वह राजा को शासन करने के लिए भेजता है। इसीलिए ईश्वर के बाद राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे राजत्व के देवी सिद्धांत की मान्यता मिली हुई है, जिसके अनुसार उसकी शक्ति सीधे ईश्वर से प्राप्त हुई है। फिर फर-ए-इज़्दी की बात करें तो अबुल फजल ने बादशाह को फर-ए-इज़्दी मतलब ईश्वर का प्रकाश कहा है, जो बादशाह की अलौकिक स्थिति और सर्वोच्चता को दिखाता है। बात करें दीवान-ए-वज़ारत-ए-कुल, तो अकबर ने एक नए पद दीवान-ए-वज़ारत-ए-कुल का सृजन किया, जो बादशाह को सहायक मंत्री के रूप में काम करता था। जो ये पद है, यह पद वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में बादशाह की मदद किया करता था। बात करें केंद्रीय प्रशासन की, जिसमें क्या-क्या पढ़ेंगे हम? प्रमुख मंत्री और प्रमुख विभागों के बारे में पढ़ेंगे। बादशाह के अधीन विभिन्न मंत्री और विभाग काम करते थे, जो शासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया करते थे। एक-एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, कौन-कौन से मंत्री है और कौन-कौन से विभाग है। पहले मंत्री आते हैं हमारे दीवान या फिर वजीर, जिसे वित्त मंत्री भी कहा जाता है। तो केंद्रीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता था, जो पूरे साम्राज्य के वित्तीय मामलों, राजस्व संग्रहण और व्यय पर प्रबंधन करता था। इसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग आते थे। तो वो कौन-कौन से विभाग है? पहला विभाग है दीवाने जागीर, मतलब जागीरों से संबंधित मामलों का प्रबंधन किया करता था। दूसरा दीवाने खालसा, इसमें खालसा भूमि मतलब सीधे शाही नियंत्रण वाली भूमि होती है, उनके राजस्व का प्रबंधन। अब खालसा का तो आप समझते होंगे, पहले क्या है, जैसे मुगल काल चलता था या कोई सा भी समय चलता हो, उसमें छोटे-छोटे राजा और सामंतों की भी भूमियाँ होती थी, मतलब उनके भी राज चलते थे। लेकिन किसी भी कारण से यदि उनकी मृत्यु हो जाती थी, छोटे राजा या सामंतों की, तो बड़े राजा या बादशाह क्या करते थे, उनकी भूमि को या उनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया करते थे और उस क्षेत्र को खालसा घोषित कर दिया करते थे। अर्थात सीधे शाही नियंत्रण वाली भूमि उसे बना दिया करते थे। दीवाने बयूदा बयूतात मतलब शाही कारखानों, जिसे बयूदात मतलब शाही कारखाने ने उनका प्रमुख, जो शाही आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे शाही कालीनें हैं, कपड़े हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है जो राजा के पर्सनल काम के लिए बनाई जाती थी। वो दीवाने बयूतात विभाग था। दीवाने तन मतलब वेतन विभाग, जो मनसबदारों और कर्मचारियों के वेतन का हिसाब रखा करता था। दीवाने तवानी मतलब सैन्य आपूर्ति विभाग, मतलब सैनिकों के लिए तलवारें, ढाल या अन्य जो आपूर्ति होती है सैनिकों के लिए, वह उपलब्ध कराया करता था। दीवाने सआदत तो धार्मिक मामलों का विभाग हुआ करता था। दीवाने सआदत जो धार्मिक अनुदानों और दान का प्रबंधन किया करता था। मुशरिफ हमारे महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल हुआ करता था। मुस्तौफी ये महालेखा परीक्षक हुआ करता था। खजीन खजीन की बात करें तो ये खजाने का प्रमुख हुआ करता था। अगला पद आता है हमारे कौन सा? वकील का। वकील की बात करें तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली पद था, जो शाही परिषद का प्रमुख हुआ करता था और बादशाह के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। कौन? वकील। बैराम खां की बात करें तो बैराम खां अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में वकील ही हुआ करते थे। महामनगा भी इस पद पे रही थी। शाहजहां ने इस पद के अत्यधिक प्रभाव को कम करने के लिए इस पद को ही समाप्त कर दिया था। किसने? शाहजहां ने। अगला पद आता मीर बख्शी, जो वास्तव में क्या होता है? रक्षा मंत्री होता है। तो सेना का प्रमुख नहीं होता था। आप ये याद रखेंगे, मीर बख्शी क्या है? सेना का प्रमुख नहीं होता था, बल्कि सेना से संबंधित विभिन्न जो प्रशासनिक कार्य होते थे उनका प्रभारी हुआ करता था मीर बख्शी। ये सेना में भर्ती का काम देखता था कि कौन से सैनिक किस प्रकार से भर्ती किए जाएंगे और उन्हें कितना वेतन मिलेगा। यह है सरखत नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता था, जिन्हीं के आधार पर सैनिकों को वेतन दिया जाता था। सेना का प्रशिक्षण और निरीक्षण का काम भी यही देखा करता था। अगला पद आता हमारे कौन सा? मीर सामा या खानसामा। मीर सामा या खानसामा जो मुख्य रसोइया हुआ करता था, मतलब शाही महल का प्रमुख।
ये शाही महल की सभी आवश्यकताओं जैसे हमारे भोजन, वस्त्र, शाही कारखानों, व्यक्तिगत सेवादारों इन सब की आपूर्ति को देखा करता था कौन? खानसामा या मीर सामा जो मुख्य रसोइया या फिर शाही महल का प्रमुख हुआ करता था। अगला पद आता है काजी उल कुजात मतलब प्रधान न्यायाधीश और सदर उल सुदूर मतलब जो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। तो 2 पद हैं ये दोनों पद अक्सर एक ही व्यक्ति के द्वारा संभाले जाते थे। काजी क्या होता था? न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। सदर उस सुदूर धार्मिक अनुदान जैसे हमारे इनाम, वक्फ, मिल्क, शंभूरगन इन सब का प्रभावी हुआ करता था। तो मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक व्यक्ति को दिए जाते थे। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने इस पद का सृजन किया था और उसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया था। ये तो हमने महत्वपूर्ण पद देख लिए। इसके अलावा जो छोटे-मोटे पद थे उनकी बात करें अन्य पद तो मीर-ए-बहर नौसेना का प्रमुख होता था। मीर-ए-बर्र ये हमारे वन विभाग का प्रमुख होता था। मीर-ए-आतिश बारूद खाने का प्रमुख। मीर-ए-अर्ज याचिका विभाग का प्रमुख जो बादशाह को जनता की जो अर्जियां हैं वो पहुंचाता था। दरोगा-ए-डाक चौकी जो क्या होता था? गुप्तचर और जो पत्राचार विभाग है इसका प्रमुख हुआ करता था। खुफिया नवीस की बात करें तो गुप्त लेखक जो गोपनीय रिपोर्ट भेजते थे। वाकिया नवीस ये घटना लेखक होते थे जो दरबार की घटनाओं को विवरण देते थे। हरकारा ये हमारे क्या गुप्तचर और संदेशवाहक होते थे। अब बात करेंगे हम प्रांतीय प्रशासन की जो प्रांतों में किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाता था उसकी बात करें तो मुगल साम्राज्य को प्रांतों मतलब सूबों में बांटा गया था जिनके प्रशासन की एक सुव्यवस्थित संरचना होती थी। अकबर की बात करें तो अकबर के काल में शुरू में तो 12 प्रांत थे जिसे बढ़ा के कितने 15 प्रांत कर दिए गए थे। शाहजहां के समय प्रांतों की संख्या कितनी 18 हुआ करती थी और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या 20 हुआ करती थी। कुछ-कुछ इतिहासकार इसे 21 भी बताते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मुगल साम्राज्य है वो प्रांतों या सूबों में बटा हुआ था। अब बात करें प्रांत का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार हुआ करता था। सबसे ऊपर कौन? सूबेदार। तो प्रांत का प्रशासनिक और सैन्य प्रमुख सीधे बादशाह के प्रति जवाबदेह हुआ करता था। उसे हम क्या कहते थे? सूबेदार। दीवान की बात करें तो प्रांत का राजस्व प्रमुख हुआ करता था दीवान जो सूबेदार से स्वतंत्र होकर काम करता था ताकि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो पाए। फिर आता था बख्शी जो प्रांतीय सैन्य प्रमुख हुआ करता था। काजी ये प्रांतीय न्यायाधीश हुआ करता था। तो हमने प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख लिया। फिर आता प्रांतों का भी विभाजन किया जाता था किस रूप में? सरकार या जिला के रूप में। तो प्रांतों को सरकारों या जिलों में विभाजित किया जाता था। बात करें इनके प्रशासनिक व्यवस्था की तो फौजदार तो सरकार का प्रशासनिक और सैन्य प्रमुख हुआ करता था फौजदार जो क्या करता था कानून व्यवस्था को बना के रखता था। फिर अमल या आमिल गुजार इस सरकार का राजस्व प्रमुख हुआ करता था। बितिकची बितिकची की बात करें तो सरकार का लिपिक बितिकची हुआ करता था। इस तरह हमने प्रांतों का विभाजन जो सरकार के रूप में किया तो उसका प्रशासनिक व्यवस्था देखी है। फिर आता था परगना। परगना मतलब जब सरकारों का भी विभाजन किया जाता है तो उसमें परगने बनते हैं। सरकारों को परगनों में विभाजित किया जाता था। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं हमारे शिकदार। शिकदार कौन होता है? परगने का प्रशासक और कानून व्यवस्था का संरक्षक कौन कहलाता है? शिकदार। फिर आमिल तो परगना का वित्तीय अधिकारी आमिल कहलाता है जो क्या करता है? राजस्व संग्रहण का काम करता था। फिर कारकुन। कारकुन की बात करें तो परगने का लिपिक क्या कहलाता है? कारकुन। कानून गो तो परगने का राजस्व रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? कानून गो कहलाता है। इस तरह परगना को सरकारों में विभाजित किया है और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में शिकदार, आमिल, कारकुन और कानून को शामिल किए जाते हैं। इसके आगे देखें हम गांवों का प्रशासन किस प्रकार हुआ करता था मुगल काल के अंदर। तो परगनों को गांवों में विभाजित किया जाता था जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। प्रशासन की बात करें तो इसके चौधरी, मुकद्दम या खुद मतलब गांव के मुखिया या प्रभावशाली व्यक्ति होते थे जो राजस्व संग्रहण और कानून व्यवस्था में मदद किया करते थे। पटवारी की बात करें तो गांव का राजस्व रिकॉर्ड देखने का काम कौन करता था? पटवारी। और आज भी क्या है ये कार्य पटवारी के द्वारा ही किया जाता है। चकला चकला की बात करें तो शाहजहां ने परगना और सरकार के बीच एक चकला नामक इकाई की स्थापना की थी जो कई परगनों को मिलाकर बनाई गई थी। आप याद रखें चकला के बारे में। ये तो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था देखी। अब सैन्य प्रशासन के बारे में बात करें तो मुगल सेना एक शक्तिशाली और सुसंगठित इकाई हुआ करती थी। केंद्रीय सेना की बात करें तो अहदी ये व्यक्तिगत सैनिक हुआ करते थे जो मुगल सेना के अंदर व्यक्तिगत सैनिक होते थे जिनकी भर्ती सीधे बादशाह के द्वारा की जाती थी। वे घुड़सवार या फिर पैदल सैनिक कोई भी हो सकता था। उन्हें हम क्या कहते थे? अहदी। फिर आता है प्रांतीय सेना। प्रांतों की सेना के बारे में बात करें
तो दाखिले सेना जिसे दाखिली कहते हैं, तो ये वो सैनिक हुआ करते थे जो सीधे बादशाह के द्वारा भर्ती किए जाते थे, लेकिन मनसबदारों के अधीन सेवा करते थे। जो अहदी होते थे वो तो बादशाह के अधीन कार्य करते थे, लेकिन जो दाखिली होते थे वो बादशाह भर्ती करता था, लेकिन काम कहाँ करते थे, ये मनसबदारों के अधीन रह के काम करते थे। सवार, सवार की बात करें तो घुड़सवार सैनिकों को सवार कहते थे। पैदल की बात करें तो पैदल सैनिक। बरगीर, ये वो सैनिक हुआ करते थे जिन्हें राज्य द्वारा घोड़े और हथियार उपलब्ध करवाए जाते थे। सिलेदार, वो सैनिक जो स्वयं के घोड़े और हथियार लाते थे। तो दोनों में अंतर समझ गए होंगे। वर्गीय तो वो होते थे जिन्हें राज्य घोड़े और हथियार उपलब्ध कराता था, जबकि सिलेदार कौन होते थे, जिनके खुद के घोड़े और खुद के हथियार हुआ करते थे। सहबंदी, जो स्थानीय मिलिशिया या कर संग्रहण के लिए जो नियुक्त सैनिक होते थे वो सहबंदी कहलाते थे। बात करें तोपखाने से संबंध में, तो तोपखाने की बात करें तो मुगलों का तोपखाना अत्यंत उन्नत हुआ करता था। दस्ती तोप, हाथ में ले जाने वाली जो हल्की तोपें होती थी, छोटी तोपें, उन्हें दस्ती तोप कहते थे। जिनसी तोप, ये भारी तोप हुआ करती थी जिन्हें ले जाने के लिए हाथियों और बैलगाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। बात करें तोपों के प्रकार, जैसे मान लें नरनाल। नरनाल कैसी होती थी, छोटी तोपें, जो दस्ती तोपें होती हैं उन्हें नरनाल कहते हैं। गजनल, गजनल मध्यम आकार की तोपें हुआ करती थी। और शुतरनल, शुतरनाल की बात करें तो ऊंटों पर रखी जाने वाली तोपें होती थी, ये शुतरनाल होती है। इस तरह हमने तोपों के बारे में देखा, सैन्य व्यवस्था भी देख ली। अब हम देखेंगे राजस्व व्यवस्था, मुगल काल की राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। मुगल राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व हुआ करता था। भूमि की पैमाइश की बात करें, भूमि को किस प्रकार नापा जाता था, तो अकबर ने इलाही गज का प्रयोग करके भूमि की पैमाइश की थी। बात करें भूमि के वर्गीकरण की, तो भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार होता था, तो भूमि को उपजाऊपन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, जैसे पोलज, परती, चच्चर और बंजर। पोलज वो भूमि हुआ करती थी जिस पर प्रत्येक वर्ष फसल उगाई जाती थी। परती वो होती थी वह भूमि जिसे 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी उर्वरता बनी रहे। चचर वो भूमि होती थी जिससे 3 या 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ा जाता था। बंजर वह भूमि जिसे 5 या अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, वह भूमि बंजर कहलाती थी और जो खेती के योग्य नहीं हुआ करती थी। तो भूमि के वर्गीकरण में हमारे पोलज, परती, चचर और बंजर 4 वर्गीकरण के 4 भागों में से बांटा गया था। बात करें उपजाऊपन के आधार पे विभाजन, तो प्रत्येक भाग को पुनः 3 भागों में बांटा गया था, जैसे उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। जब्ती व्यवस्था या बंदोबस्त प्रणाली की बात करें तो अकबर ने जाब्ती व्यवस्था या जब्ती व्यवस्था को अपनाया था, जिसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर राजस्व निर्धारण किया जाता था। आईन ए दहसाला पद्धति की बात करें तो कालांतर में समय के साथ अकबर ने आईन ए दहसाला पद्धति को लागू किया, जिसमें पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन और कीमतों के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। इजारेदारी या ठेका प्रणाली की बात करें तो शाहजहां और औरंगजेब के समय इजारेदारी मतलब ठेका प्रणाली व्यवस्था लोकप्रिय हो गई थी, जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को दे दिया जाता था, कि वही राजस्व इकट्ठा करके जो खजाना है उसमें जमा कराया करता था। मनसबदारी व्यवस्था की बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली की रीढ़ हुआ करती थी। मनसबदारी की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो अकबर ने इसकी प्रेरणा मंगोलों से ली थी। मनसब किसे कहते हैं, अकबर ने क्या किया, सभी अधिकारियों को मनसब मतलब पद या श्रेणी प्रदान की, जो उनके पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व को दर्शाते थे। दशमलव प्रणाली की बात करें तो यह व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। जो हमारे मनसब की बात कर रहे हैं, मनसबों के आकार की बात करें, सबसे छोटा मनसब 10 हुआ करता था और सबसे बड़ा मनसब मतलब 10,000 हुआ करता था। और शाही जो परिवार के सदस्य होते थे, जैसे राजा का बेटा, बादशाह का बेटा या खुद बादशाह, इनको सबसे बड़े जो मनसब होते थे लगभग 12,000 तक ये मनसब दिए जाते थे। आसानी से किसी को मनसब नहीं दिया जाता था। सबसे छोटा मनसब 10 होता था और नॉर्मली 10,000 और शाही परिवार के सदस्यों को 12,000 तक भी दे दिया जाता था। ये पैसा नहीं है, ये एक पद है। उच्च मनसबदार की बात करें तो 5,000 से अधिक का मनसब केवल शाही परिवार के सदस्य को ही दिया जाता था। लेकिन कुछ है, जैसे अपवाद के रूप में मान सिंह को 7,000 का मिला था और मिर्जा अजीत कोका को भी 7,000 का मिला था, जबकि ये शाही परिवार से संबंधित भी नहीं थे। जहांगीर की बात करें, जहांगीर अपने पास 12,000 का मनसब रखता था, मतलब सबसे बड़ा मनसब जहांगीर के पास ही हुआ करता था। बात करें श्रेणियों की, मनसबों की, तो 10 से 500 मनसब वाले मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2,500 वाले अमीर और 2,500 से ऊपर वाले अमीर आजम या उमरा कहलाते थे। इससे व्यक्ति की इंपॉर्टेंस पता चलती थी कि व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है।
जात या सवार की बात करें तो 1593 ईस्वी में मनसब को दो भागों में विभाजित किया गया था, जैसे जात और सवार। जात का मतलब है कि मनसबदार के पद और वेतन की जानकारी देता है। और सवार की बात करें तो ये मनसबदार के द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता है, कि जैसे कि ये 500 वाला मनसबदार है, तो इससे दो चीज पूछी जाती थी कि जात क्या है, मतलब उसका पद और वेतन की जानकारी कितनी है, और सवार का मतलब ये अपने साथ में जहां भी जाता तो या फिर कोई भी युद्ध होता है तो उसमें घुड़सवार सैनिकों की संख्या बताता है कि कितने घुड़सवार सैनिक अपने साथ रख सकता है। सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता, ध्यान रखना, जो सवार पद है ये जात पद से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर दो अस्पा या सिंह अस्पा की बात करें जो जहांगीर के पास थे, तो जहांगीर ने दो अस्पा मतलब दो घोड़े, सिंह अस्पा मतलब तीन घोड़ों का प्रचलन शुरू किया था, जिसमें मनसबदार को अपने सवार पद से दो गुने या तीन गुने सैनिक रखने पड़ते थे, लेकिन वेतन जात पद के अनुसार ही उनको दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये अपने घोड़े या सैनिकों का उपयोग जो राजा या बादशाह अपने युद्धों के अंदर किया करता था। साझा के नियम की बात करें तो साझा ने 1/3, 1/4 या 1/5 का नियम लागू किया था, जिसके अनुसार मनसबदार को अपने सवार पद का केवल 1/3, 1/4, 1/5 हिस्सा सैनिक रखने पड़ते थे, जो भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर किया करता था, कि जैसी परिस्थितियां हो उसी प्रकार को वो सैनिक रख सकते थे। मशरूत ये हमारे औरंगजेब से संबंधित था, तो औरंगजेब के समय मशरूत का प्रचलन बढ़ गया था, जिसमें सैनिकों की संख्या में अस्थायी वृद्धि की जाती थी, कि जब जरूरत पड़ती थी तो वृद्धि हो जाती थी और नॉर्मली घटा दिया जाता था। जब्ती या जब्ते खानखान मतलब मनसबदार की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था, ताकि राज्य का धन वापस आ सके। बात करें जागीरे और भूदानी, तो अल्तमगा जागीर जहांगीर के समय दी जाने वाली वंशानुगत जो जागीर होती थी, एक बार देने के बाद उनकी वंशानुगत रूप से चलती रहती थी, ऐसी जागीर हमारे अल्तमगा जागीर कहलाती थी। पाए बाकी या पाबाकी जागीर तो देने हेतु रखी हुई आरक्षित भूमि, कि ये किसी को दी नहीं है लेकिन भविष्य में किसी को दी जाएगी, जैसे हमारे संगीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं, या कोई सैनिक होते हैं जो अपना अदम्य साहस के जरिए राज्य के किसी भी तरह से काम आते हैं, तो उनको देने के लिए जो जागीर है या भूमि है आरक्षित रखी जाती है, वो हमारी पाबाकी जागीर कहलाती है। संबूरगन या मददे माश तो धार्मिक अनुदान में दी जाने वाली भूमि जो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, संबूरगन या मददे माश कहलाती थी ऐसी भूमि। इनाम क्या होता था? व्यक्तिगत अनुदान हुआ करता था, और वक्फ क्या होता था? सामूहिक रूप से दी जाने वाला अनुदान हुआ करता था। बात करें किसान वर्ग की, तो मुगल काल में किसान वर्ग को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो होते थे खुदकास्ट, तो वो किसान जो अपने स्वयं की जमीन पर खेती किया करते थे। खुदकास्ट कौन होते हैं? आज भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। तो वे किसान जो स्वयं की जमीन पर खेती किया करते थे खुदकास्ट कहलाते हैं। फिर आता है पाही कास्ट। पाही कास्ट वे किसान होते थे जो अपनी जमीन पर जो अपनी जमीन नहीं रखते थे, बल्कि दूसरे गांव या पड़ोसी की जमीन पर खेती किया करते थे। फिर मुजारिन ये वो किसान होते थे जो खुद काश्त या पाही काश्त किसानों की जमीन पर खेती किया करते थे, यानी उप किसान हुआ करते थे, तो उन्हें मुजारियन कहते थे। अब हम देखेंगे मुगल कालीन जो अमीर वर्ग हुआ करता था उसके बारे में। तो मुगल कालीन अमीर वर्ग की बात करें तो मुगल साम्राज्य का अमीर वर्ग विविधता मतलब अलग अलग तरह से था, जिसमें विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक समूह के लोग शामिल हुआ करते थे। प्रमुख रूप से जातीय समूह कौन कौन से थे? जैसे ईरानी, ये फारस से आए हुए अमीर थे। तुरानी, ये मध्य एशिया से आए हुए अमीर थे। अफगान, ये अफगान मूल के अमीर थे। मराठा, तो जहांगीर के समय मराठा सरदारों को भी मनसबदारी में प्रवेश मिल गया था। फिर शेखजादे, शेखजादे हमारे भारतीय अमीर हुआ करते थे जो मुस्लिम संतों और विद्वानों के वंशज थे। खानजादे, ये हमारे वंशानुगत अमीर थे जो मुगल दरबार में लंबे समय से सेवा कर रहे थे। वतन जागीर, हिंदू राजाओं की जागीर हुआ करती थी जो उनके पैतृक क्षेत्रों में उन्हें दी जाती थी, और कैसी होती थी? वंशानुगत होती थी। जागीरदारी संकट, तो औरंगजेब के समय जागीरदारी संकट मतलब बेजागिरी उत्पन्न हो गई थी। क्यों? क्योंकि जागीरें कम पड़ गई होने लग गई थी और मनसबदारों की संख्या भी बढ़ गई थी, जिससे एक अनार सौ बीमार की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जगह और जागीरें कम है और लेने वाले काफी ज्यादा है। तो इस तरह हमने आज प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो देख लिया। अब हम देखेंगे मुगलकालीन कला और संस्कृति के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा-सा लंबा होगा, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी होती रहे। मुगल साम्राज्य की बात करें, मुगल साम्राज्य न केवल अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी कला, वास्तुकला, संगीत, चित्रकला और साहित्य के क्षेत्र में भी इसने अद्वितीय योगदान दिया था।
यह काल भारतीय कलात्मक विरासत का एक स्वर्ण युग माना जाता है, जहां हमारे भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई शैलियों का एक अनूठा संगम हुआ था। अब हम बात करें मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में। मुगलकालीन स्थापत्य कला अपनी भव्यता, संगमरमर के प्रयोग, दोहरा गुंबद, चार बाग शैली और जटिल अलंकरणों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम जो बादशाह है उनके अनुसार स्थापत्य कला को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बादशाह बाबर आते हैं, 1526 से 1530। बहुत कम समय मिला था इनको स्थापत्य कला के लिए। बाबर के शासनकाल में स्थापत्य कला की नींव रखी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से ईंटों और स्थानीय सामग्रियों का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले देखें स्थापत्य कला में पानीपत में ईंटों की मस्जिद बनाई गई। पानीपत में निर्मित यह प्रारंभिक मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। पानीपत में ईंटों की मस्जिद। फिर आगरा में आरामबाग। तो भारत में पहला मुगल उद्यान जिसमें चार बाग शैली अपनाई गई थी वो कौन सा था? आरामबाग। ये कहाँ है? आगरा में। संभल की मस्जिद। संभल में निर्मित एक महत्वपूर्ण मस्जिद है संभल की मस्जिद। एक है आगरा की मस्जिद। तो आगरा में निर्मित एक और मस्जिद है, कौन सी? आगरा की मस्जिद। तो ये बाबर का हमने देख लिया। इसके बाद आता है हमारे कौन? हुमायूं। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने स्थापत्य कला में फारसी प्रभावों को आत्मसात या ग्रहण किया था। जैसे हमारे दीन पनाह की स्थापना, तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना की थी। वहां पे एक शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया था और उन्हीं की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना, दीन पनाह एक शहर है, उसमें शेर मंडल नाम का एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अब बात करेंगे अकबर की। अकबर की बात करें 1556 से 1605 तक रहे थे। तो अकबर का काल मुगल स्थापत्य कला के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें भारतीय और फारसी शैलियों का समन्वय हुआ था। लाल व लोहा पत्थर का प्रयोग इन्होंने सबसे ज्यादा या फिर व्यापक रूप से किया था। जैसे हमारे सबसे पहले आता हमारा हुमायूं का मकबरा, जो कहाँ है? दिल्ली में। इसका निर्माण हाजी बेगम, जो कौन थी? हुमायूं की पत्नी, उन्होंने करवाया था। समय कौन था? अकबर का समय था। वास्तुकार की बात करें तो मीरक मिर्जा गयास बेग, ये फारसी वास्तुकार थे, ये इसके वास्तुकार थे और वर्तमान में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये हुमायूं का मकबरा है, काफी सुंदर है। दिल्ली जाने का मौका मिले आप इसे जरूर देखिएगा। इसके बाद देखें जो हमारे हुमायूं का मकबरा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हुमायूं के मकबरे की, तो इसमें चार बाग शैली का प्रयोग किया गया है। तो मकबरे के चारों ओर विशाल उद्यान, जो हमारे फारसी शैली का प्रभाव है। चार बाग शैली का मतलब है कि जैसे ये मुख्य इमारत है और इसके चार कोनों में जैसे इस तरह क्या है, इसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है। ये पहला गार्डन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह का चार बाग शैली का इस्तेमाल किया जाता है मुगल स्थापत्य कला में। तो हमारे देख सकते हैं जो हुमायूं का मकबरा है उसमें भी चार बाग शैली का प्रयोग किया गया है। फिर ईरानी प्रभाव की बात करें तो मकबरे की समग्र डिजाइन और अलंकरण में फारसी वास्तुकला की छाप देखने को मिलती है। चार दीवारी की बात करें तो पूरे परिसर को एक विशाल चार दीवारी से घेरा गया है। सममिति की बात करें तो वास्तुकला में सममिति का विशेष ध्यान रखा गया है। सममिति का मतलब होता है कि आर्किटेक्चर कैसा है, गोल, चौकोर, ऐसा नहीं है कि बेढंग नहीं है, ये हमारे विशेष ध्यान रखा गया है सममिति का। बात करें दोहरे गुंबद की, तो ये प्रथम मुगलकालीन इमारत है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, जिससे इमारत को भव्यता और ऊंचाई मिली है। बात करें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग की, तो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसमें सफेद संगमरमर की पट्टियों का प्रयोग भी किया गया है। मीनारों की बात करें तो मीनारें एक मुख्य इमारत से जुड़ी हुई है। ये मीनारें ताजमहल की तरह अलग अलग नहीं है। आगे बात करें हम अगली इमारत की, वो है हमारी कौन सी? फतेहपुर सीकरी। अकबर के द्वारा निर्मित यह एक नया शाही शहर था, जिसे गुजरात विजय के बाद फतेहपुर, जो विजय का शहर बन रहा बताया गया। फतेह मतलब जीत या विजय, तो विजय के शहर के रूप में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। इसके वास्तुकार कौन थे? बहाउद्दीन। बात करें फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन कौन सी मुख्य मुख्य इमारतें बनी थी, जैसे हमारे एक है दीवाने आम, जो सार्वजनिक सभाओं और सुनवाई के लिए बनाया गया था। दीवाने खास, ये हमारी निजी सभाओं और धार्मिक चर्चाओं के लिए बनाया गया था। इसका प्रयोग इबादत खाने और धार्मिक संसद के रूप में प्रत्येक गुरुवार को किया जाता था। दीवाने खास। बात करें दीवाने खास की, तो इसमें एक उत्कृष्ट केंद्रीय स्तंभ है, जिसे हम क्या कहते हैं? विश्व स्तंभ कहते हैं, जिसमें विभिन्न धार्मिक प्रतीकों को दिखाया गया है। फिर आता है हमारा झरोका दर्शन। तो झरोका दर्शन की बात करें तो अकबर यहीं से झरोका दर्शन किया करता था। खास महल, ये अकबर का निजी निवास हुआ करता था। ज्योतिष की छतरी, एक छोटी और अलंकृत संरचना हुआ करती थी। पंचमहल, एक 5 मंजिला पिरामिड नुमा इमारत है, जो स्तंभों पर टिकी हुई है और इसे हम क्या कहते हैं? सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का हवा महल कहते हैं।
और ये है वो पंचमहल, आप इसे देख सकते हैं। फिर आता है तुर्की सुल्ताना की कोठी या महल। तो सीकरी की सबसे सुंदर और अलंकरण वाली इमारत है तुर्की सुल्ताना की कोठी या महल। ख्वाबगह, अकबर का शयनकश ख्वाबगह कहलाता है, क्यों? क्योंकि वहां बैठ के वो सपने देखता है, इसीलिए ख्वाबगह कहेंगे उसे। सीकरी की सबसे साधारण इमारत हुआ करती है ख्वाबगह। मरियम उज जमानी का महल, इसमें सुंदर भित्ति चित्र जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो पाई जाती है। फ्रेस्को मतलब आला गीला पत्ती से बनी हुई। ये हमारी बीरबल महल की बात करें तो इस नाम ही बीरबल है, तो इसमें हिंदू प्रभाव देखने को मिलता है। जोधाबाई का महल सीकरी की शाही परिवार की सबसे बड़ी इमारत थी हमारी जोधाबाई का महल। बात करें हमारे फतेहपुर सीकरी तो इतनी सारी इमारतें हमने बताई, ये सभी इमारतें एक ही परिसर में स्थित है। निर्माण की बात करें तो लाल बलुआ पत्थर का प्रमुखता से इसमें प्रयोग किया गया है। इसी परिसर में जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की मजार और इस्लाम शाह सूर का मकबरा भी इसी में बना हुआ है। जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद हमारे फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है। इसका प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा कहलाता है। ये हमारे बुलंद दरवाजा है, यदि आप देख सकते हैं तो ये हमारे बुलंद दरवाजा है। इसमें क्या शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और इस्लाम शाह सूर का मकबरा भी है। अकबर ने क्या दीन ए इलाही जो धर्म नया धर्म शुरू किया था, जिसका एकमात्र हिंदू जो अनुयायी था वो हमारे बीरबल हुआ करता था, तो इसी धर्म की शुरुआत यहीं से की थी। बात की हिरण मीनार की फतेहपुर सीकरी के अंदर, तो ये नाम तो हिरण मीनार है, लेकिन है हाथी का स्मारक, जिसे अकबर ने अपने प्रिय हाथी की याद में बनवाया था। वहां जाएंगे तो आपको ये आसानी से देखने को मिलेगा। अकबर की बात करें तो अकबर ने आगरे का किला बनाया था। इसका निर्माण बादलगढ़ के खंडरों पर करवाया था। वहां पे आगरा में बादलगढ़ किला था पहले, उसके खंडर बने हुए थे। अकबर ने इसको रिनोवेट किया और आगरे का किला बनवाया। वास्तुकार कौन थे? कासिम खान। बात करें आगरे किले की तो इसमें दो गेट है, अमर सिंह गेट और दिल्ली गेट। अमर सिंह द्वार और दिल्ली द्वार। इमारतों की बात करें तो जोधाबाई का महल, जहांगीर का महल, ये दो प्रमुख रूप से इमारतें हैं इसमें। जहांगीर के महल की बात करें तो जो ग्वालियर के राजा मानसिंह के महल से प्रेरित था, मतलब कि जो अकबर ने पहले वहां देख के आए थे कि जैसे ग्वालियर, तो राजा मानसिंह का महल देखा और वैसा का वैसा जहांगीर का महल कहाँ बनवाया? आगरे के किले में। अजमेर के किला की बात करें, ये आगरे के किले से संबंधित नहीं है, ये अकबर की इमारतों की बात कर रहे हैं। ये हमारे अजमेर में है, अजमेर में निर्मित है और ये अकबर के हथियारों को भंडारण के लिए बनाया गया था। इसीलिए मैगजीन कहते हैं, मैगजीन मतलब तो कारतूस होते हैं, हथियार होते हैं, उन्हें मैगजीन कहा जाता है। इसीलिए मैगजीन किला कहते हैं अजमेर के किले को, अकबर का किला भी कह सकते हैं। इलाहाबाद के किले की बात करें तो इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पे इलाहाबाद का किला बनवाया। ये सब अकबर के स्थापत्य कला के बारे में देख रहे हैं। लाहौर का किला, लाहौर में एक विशाल किला बनवाया था। अब हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर का शासनकाल हमारे 1605 से 1627 तक रहा था। तो जहांगीर के काल में स्थापत्य कला में सादगी और प्राकृतिक तत्वों का समावेश हुआ था और उन्होंने पित्रादिरा या कच्ची कारी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया था। आप इसे देख सकते हैं। इन्होंने क्या बनवाया? अकबर का मकबरा, जो कहाँ था? सिकंदरा, आगरा के अंदर है। ये आप देख सकते हैं, अकबर का मकबरा काफी सुंदर है। बात करें इसकी तो एक गुंबद विहीन मकबरा है, ये 5 मंजिला है। इसमें मीनारों का प्रयोग, मीनारों का निर्माण किया गया है। दूसरी इमारत की बात करें, मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा के अंदर, ये जहांगीर की माँ का मकबरा है। अब्दुल रहीम खान काना का मकबरा जो दिल्ली में है। चौथी इमारत की बात करें, चौथी इमारत हमारे एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कहाँ? आगरा के अंदर। ये असमत बेगम जो नूरजहां की माँ और गयास बेगम जो नूरजहां के पिता, इन दोनों का मकबरा यही है। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर एतमादुद्दौला का मकबरा है। इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी सुंदर है। इसको बेबी ताज भी कहते हैं, क्योंकि ताजमहल की प्रेरणा इन्होंने यहीं से ली होगी, शाहजहां ने। पहली बार पित्रादुरा जो पच्चीकारी है, इसका प्रयोग यहीं पे किया गया था, जिसमें रंगीन पत्थरों को संगमरमर में जड़ के सजावट की जाती थी। इसे बेबी ताज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ताजमहल के निर्माण की एक तरह की प्रेरणा थी। अगला शासक आता हमारा कौन? शाहजहां। शाहजहां की बात करें तो 1628 से 1658 तक इनका शासनकाल रहा था। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता था। इस काल में सफेद संगमरमर का व्यापक प्रयोग किया गया था। मेहराबों की सुंदरता, जटिल अलंकरणों पर जोर दिया गया था। शाहजहां के समय पर्णिल मेहराब और अलंकृत मेहराब बनाना आरंभ हो गया था। सफेद संगमरमर का प्रयोग सबसे ज्यादा इसी के समय हुआ था। अब हम देखेंगे शाहजहां की मुख्य इमारतें कौन कौन सी है उस समय बनने वाली। जैसे हमारे ताजमहल है, तो हिंदू इस्लामिक शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था हमारा ताजमहल। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार देखें, एरोनियो वेरोनिया जो इटली के वास्तुकार थे, उन्होंने इसके वास्तुकार थे,
देखिए भारतीय और फारसी स्रोतों की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी को मुख्य वास्तुकार माना जाता था। ईशा खां की देखरेख में इसका निर्माण पूरा हुआ था। ताजमहल की विशेषताओं के बारे में देखें तो इसमें 4 भाग शैली का प्रयोग किया गया है। तो मकबरे के चारों ओर भव्य 4 उद्यान हैं, 4 दीवारी पूरे परिसर को घेरे हुए सममिति, पूरी संरचना में पूर्ण सममिति का पालन किया गया है। आधार में कुएँ, इमारत के आधार में कुएँ बनाए गए हैं। वास्तव में नींव को मजबूत करने के लिए कुओं में लकड़ी के बीम भी डाले गए थे। कंदाकार दोहरा गुंबद, तो ताजमहल का गुंबद इसकी प्रमुख विशेषता है। पित्रादुरा का प्रयोग, तो संगमरमर या रंगीन पत्थरों की जटिल नक्काशी की गई है। संगमरमर की जालियां अत्यंत बारीक और सुंदर जाली का काम है। दूसरे हम आगरा की किले की इमारतों की बात करें, वैसे तो आगरा का किला हमारे जो बादलगढ़ के खंडर थे उन पर हमारे अकबर के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन शाहजहां ने भी इसके अंदर कुछ इमारतें जोड़ी थी। शाहजहां ने अकबर के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए किले में सफेद संगमरमर की इमारतें जोड़ी थी, जैसे हमारे खास महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद की बात करें तो संगमरमर की बनी हुई मस्जिद है ये, नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज जिसे शाह बुर्ज भी कहते हैं। यहीं से शाहजहां ने अपने अंतिम दिनों में ताजमहल को देखा था। कौन सा? मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज। बात करें हमारे आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी जहांआरा ने करवाया था। फिर बात आती है पुरानी दिल्ली की, जिसे शाहजहानाबाद कहते हैं। तो शाहजहानाबाद बसाया था। शाहजहां ने दिल्ली में एक नई शाही शहर की स्थापना की थी, जिसे क्या कहते थे? शाहजहानाबाद, जिसे पुरानी दिल्ली भी कह सकते हैं। बात करें लाल किले की, तो लाल किला हमारे दिल्ली में है। इसके वास्तुकार कौन थे? हमीद और अहमद। बात करें तो लाल किले की, तो लाल किले में कौन कौन सी इमारतें हैं उसकी बात करें तो दीवाने आम, ये सार्वजनिक दरबार हुआ करता था। लाल किला आप देख सकते हैं। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस, ये बेबादल खान ने बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसे भारत से ले गया था। दीवाने खास की बात करें तो निजी दरबार हुआ करता था दीवाने खास। यहाँ अमीर खुसरो की मशहूर पंक्तियां लिखी हुई है। कौन सी? अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। चांदनी चौक की बात करें तो इसका प्रारूप शाहजहां की बेटी जहांआरा ने करवाया था। जामा मस्जिद जो दिल्ली की है इसकी बात करें तो इसमें 3 गुंबद बने हुए हैं जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। तो इस तरह हमने शाहजहां की देख लिया। शाहजहां के बाद आता हमारा कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो 1658 से 1707 तक इनका शासनकाल रहा था। औरंगजेब ने स्थापत्य कला पे कम से कम ध्यान दिया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसकी कोई स्थापत्य कला में योगदान नहीं रहा। उसके काल की इमारतें कैसी थी? सादगीपूर्ण। जैसे एक आता है हमारा बीबी का मकबरा, वो किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। तो राबिया उत दौरानी, जिसे दिलरास बानो बेगम भी कहते हैं, उनका मकबरा है, जो कौन थी? औरंगजेब की पत्नी। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे ताजमहल की फुअर नकल भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ताजमहल जैसी भव्यता और कलात्मकता का अभाव है। मैं आपको जूम करके इसे दिखा देता हूँ। ये औरंगजेब ने बनवाया था। देखने में तो ताजमहल जैसा लगता है, लेकिन ताजमहल जैसा कभी भी नहीं हो सकता। जो ताजमहल प्यार प्रेम की निशानी थे, औरंगजेब इससे कहीं दूर-दूर तक जुड़ा हुआ नहीं था। बात करें बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर बनवाई, मोती मस्जिद लाल किले दिल्ली के अंदर बनवाई थी। लाल किले परिसर में निर्मित यह है जो मोती मस्जिद है, ये औरंगजेब के दौरान निर्मित एक छोटी सी संगमरमर की मस्जिद है। फिर सफदरगंज का मकबरे की बात करें, 1754 में दिल्ली में बनवाया था। ये मुगल काल की इमारत है। उत्तर मुगल काल की मतलब मुगल काल के बाद की, और औरंगजेब के समय की नहीं है। सफदरगंज का मकबरा 1754 दिल्ली में। अब हम देखेंगे मुगल कालीन जो संगीत कला है उसके बारे में। तो मुगल काल में संगीत कला का अभूतपूर्व विकास हुआ था। खासकर देखें तो अकबर के टाइम पे संगीत कला काफी चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी। अकबर की बात करें तो अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतकार थे। अकबर के समय ध्रुपद गायकी का विशेष विकास हुआ था, जिसमें हमारे तानसेन का विशेष योगदान रहा था। तानसेन ने कई राग रागिनियों की रचना की थी। अकबर खुद नगाड़ा बजाने का शौकीन था। उसने यह कला जो हमारे नगाड़ा बजाने की कला है, ये लाल कंदावल से सीखी थी। अकबर की बात करें तो अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन-कौन थे? तानसेन, गोपाल, बैजू बावरा, बैजू बख्श, ये बाज बहादुर, ये हमारे कुछ संगीतकार थे। तानसेन, गोपाल, बाज बहादुर, बैज बख्श, ये हमारे कुछ संगीतकार थे जो अकबर के दरबार में थे। हरिदास, सूरदास, तुलसीदास, ये हमारे अकबर के समकालीन थे, मतलब उसी समय थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद गायकी आरंभ की थी। उसकी संगीत पर प्रसिद्ध पुस्तक है मान कुतूहल, आप याद रखेंगे।
किताब का नाम मान कुतूहल। ये किसने लिखी है? संगीत के ऊपर की लिखी हुई किताब है। ये लिखी है हमारे ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने, ध्रुपद गायकी से संबंधित है ये किताब। फिर जहांगीर की बात करें, तो जहांगीर के दरबार में हम्मान और मकसू प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करते थे। शौकी की बात करें तो शौकी एक प्रसिद्ध गजल गायक था, जिसे आनंद खां की उपाधि दी गई थी। शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ खुद संगीत गोष्ठियों का आयोजन करता था। संगीतकार कौन-कौन थे शाहजहाँ के समय? तो लाल खां कंदावल, जिसे गुण समुद्र की उपाधि दी गई थी। खुशहाल खां, ये प्रमुख संगीतकार थे लाल खां कंदावल और खुशहाल खां। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब खुद वीणा बजाया करता था, बहुत अच्छा वीणा वादक था वो। हालाँकि उसने संगीतकारों को दरबार से निकाल दिया था और सार्वजनिक रूप से संगीत वाद्य यंत्रों का जनाजा निकाला गया था। ये औरंगजेब ने नहीं निकाला था, उसके समय के जो संगीतकार थे उन्होंने संगीत एक जनाजा लिया और उसमें क्या जो वाद्य यंत्र थे उनको रखा और एक जनाजा निकाला था, उनके समय में ही निकला था ये। दिलचस्प बात ये है कि संगीत पर सबसे ज़्यादा किताबें या पुस्तकें औरंगज़ेब के समय ही लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि संगीतकारों ने अपना काम दरबार से बाहर जारी रखा था। ऐसा नहीं है कि दरबार में ही संगीत का कार्य हो रहा था। दरबार से बाहर भी संगीत का कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा था। फ़कीरुल्लाह ने मान कुतुबल नामक जो प्रसिद्ध थी पुस्तक, उसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। किसने? फ़कीरुल्लाह ने। अब हम देखेंगे मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। मुगलकालीन चित्रकला फ़ारसी, भारतीय और यूरोपीय शैलियों का एक अनूठा मिश्रण थी। जो क्या थी? लघु चित्रों और पांडुलिपि चित्रण में निपुण हुआ करती थी। बात करें चित्रकला में बाबर के योगदान की, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का नाम उल्लेख किया है, जो उसकी चित्रकला में रुचि को दिखाता है। बात करें हमारे हुमायूं की, तो हुमायूं ने फारस के 2 चित्रकार थे, उनको संरक्षण दिया था, जिन्होंने मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। जैसे हमारे पहले चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली तबरीज़ी, उनको उपाधि दी गई थी नादिर उल असर की। दूसरे चित्रकार हमारे अब्दुल समद थे, उनको उपाधि दी गई थी शिरीन कलम की। बात करें उसके समय हज़्मानामा, हमज़ानामा है, हमज़ानामा जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके चाचा थे हमज़ा, उनके कारनामों पे आधारित जो पुस्तक थी हमज़ानामा, उसका चित्रण भी उसी समय किया गया था, जिसमें लगभग 1400 चित्र बनाए गए थे। अकबर की बात करें तो अकबर का काल चित्रकला के विकास का प्रारंभिक चरण था। अबुल फजल के अनुसार देखें तो अकबर के दरबार में लगभग 17 चित्रकार थे। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों की बात करें, पहला चित्रकार था दसवंत, ये कहार जाति का था। सबसे प्रमुख चित्रकार भी हमारे दसवंत ही था, लेकिन बाद में वो पागल हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके चित्र रज्मनामा में देखने को मिलते हैं। बसावन की बात करें तो घोड़े के साथ मजनू का चित्र प्रसिद्ध है। ये चित्र हमारे जो नेशनल म्यूजियम है कलकत्ता, वहाँ देखने को मिल सकता है आपको, यदि आप जाएँ तो इसे ज़रूर देख के आएँ। घोड़े के साथ मजनू, ये पीछे मजनू है। मिस्किन, मिस्किन की बात करें तो पशु-पक्षियों के चित्रण में निपुण था मिस्किन। ये तीनों चित्रों पर, तीनों के चित्र हैं हमारे दसवन, बसावन, मिस्किन, तीनों के चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। अकबर ने अब्दुल समद को, जो अब्दुल समद है, इसको टकसाल का दरोगा भी नियुक्त किया था, मतलब थोड़ा कमाई के लिए, एक्स्ट्रा कमाई के लिए क्या किया था, टकसाल का दरोगा नियुक्त किया था, किसे? अब्दुल समद को। बात करें अकबर के समय की जो चित्रकला है उसकी विशेषताओं की, तो इस समय लाल, पीले और नीले रंगों का बहुत प्रमुखता से उपयोग किया गया था। पहले केवल हरे रंग का प्रयोग किया जाता था, गोलाकार ब्रश का प्रयोग आरंभ हो गया था। इस समय क्या गोलाकार ब्रश का प्रयोग आरंभ हुआ। इस समय रज़्मनामा, तूतीनामा, खासनामा इन पर चित्रण का कार्य किया गया था। व्यक्तिगत चित्र या पोर्ट्रेट जो हमारे पांडुलिपि चित्रण ये प्रमुखता से किए गए थे। चित्रों पर यूरोपीय, ईरानी, भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। अगले शासनकाल की बात करें जहांगीर, तो जहांगीर के समय की चित्रकला की बात करें, तो जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। तुजो की जहांगीरी की बात करें तो जहांगीर खुद एक अच्छा चित्रकार था और चित्रों में चेहरों को देखकर बता सकता था कि ये किसने चित्रकार ये बता सकता था कि जैसे चित्र आया कि ये वाला हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन-कौन से थे? उस्ताद मंसूर। प्रमुख पशु पक्षी चित्रण में विशेषज्ञ था हमारे उस्ताद मंसूर। साइबेरियन सारस का चित्र और बंगाल का अनोखा पुष्प, ये चित्र उन्होंने खास बनाए थे। इनको उपाधि मिली थी नादिर उल असर की। क्या? नादिर उल असर की उपाधि मिली हुई थी। फिर आता अबुल हसन, ये व्यक्तिगत चित्र में विशेषज्ञ थे। इन्होंने तुजो की जहांगीर के जो मेन पृष्ठ था उसके चित्र बनाए थे। इन्होंने असंख्य गैलरियों का चित्र भी बनाया था, जो लंदन के संग्रहालय में ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। ये हमारे असंख्य गैलरियों का चित्र है, जिसमें बहुत सारी गैलरियाँ हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये गैलरी, ये गैलरी।
जगह-जगह, जगह-जगह गिलहरियाँ हैं, तो असंख्य गिलहरियों का चित्र बनाया था किसने? हमारे अबुल हसन ने। और कहाँ रखा हुआ है ये? ये हमारे जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है, वहाँ पे लंदन में रखा गया है। बात करें इनकी उपाधि की, तो नादिर उज़ जमा ये इनकी उपाधि थी। बिशन दास की बात करें, इसने फ़ारस के शाह और उसके परिवार के छवि चित्र बनाए थे। दौलत की बात करें, तो दौलत छवि चित्रण में निपुण था। फारूक बेग की बात करें, तो बीजापुर के शासक के छवि चित्र इन्होंने फारूक बेग ने बनाए थे। मनोहर, तो बसावन का बेटा था, पुत्र था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में मनोहर का नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया था, लेकिन ये बसावन का बेटा था और ये भी अच्छा चित्रकार था। जहांगीर के समय की जो चित्रकला थी, उसकी विशेषता की बात करें, तो प्रकृति चित्रण और युद्ध दृश्यों के चित्रण पर काफी ज्यादा बल दिया गया। ईरानी प्रभाव इस समय कम हो गया था, भारतीय और यूरोपीय प्रभाव बढ़ गया था। हाशिए छोड़ना, जो चित्रों के चारों तरफ खाली स्थान होता है, उसे हाशिए छोड़ना कहते हैं। हाशिए छोड़ना शुरू हो गया था। मोरक्को चित्रण एक प्रकार की नक्काशी प्रारंभ हुई थी। एक विषय से संबंधित चित्रों का संकलन एल्बम बनाया जाना शुरू हो गया था। शाहजहां की बात करें, शाहजहां के समय से बनने वाले चित्रों की बात करें, तो शाहजहां की चित्रकला में विशेष रुचि नहीं थी, बल्कि उसका सारा ध्यान किस पे जाता था? वास्तुकला पे ज्यादा था। चटकीले रंगों का प्रयोग उस समय प्रारंभ हो गया था। शाहजहां के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? फकीरुल्लाह हाशिम खां। इस समय क्या प्रतीकात्मक चित्रण शैली शुरू हो गई थी। आगे औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब ने तो क्या किया था? चित्रकला पर प्रतिबंधी लगा दिया था। उसने अकबर के मकबर पर जो चित्र बने हुए थे, उनको भी फतवा दिया था। बात करें मुगलकालीन शिक्षा और साहित्य की, तो मुगल काल में शिक्षा और साहित्य का महत्वपूर्ण विकास होता है, जिसमें फारसी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता है। शिक्षा की बात करें, तो बाबर की बात करें, उसने एक विभाग शोरहान आम की स्थापना की थी, जो शिक्षा के केंद्रों का निर्माण करवाता था। हुमायूं की बात करें, तो हुमायूं खुद एक विद्वान व्यक्ति था। उसने एक पुस्तकालय बनवाया था, शेरमंडल, और उसी की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती। हुमायूं ने महामनगा की सहायता से मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। मतलब बेगमों को पढ़ने की जगह मदरसा ए बेगम। अकबर की बात करें, तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? संस्कृत ग्रंथें इनका फारसी में अनुवाद करना था। फैजी ने बंदायूनी और नकीब खां की सहायता से रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। राधा वल्लभ व्यास ने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र, अनवार सुहेली और कालीला दमना इनका फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। अकबर ने फारसी भाषा को राजकीय भाषा भी बना दिया था। तो भाषा की बात करें, तो मुगलों की मातृभाषा तो तुर्की थी और धार्मिक भाषा अरबी थी, और राजकीय भाषा फारसी हो गई थी। मुगल काल में शिक्षा केंद्रों की बात करें, जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र होते थे उन्हें मकतब कहा जाता था, और जो हमारे उच्च शिक्षा केंद्र होते थे उन्हें मदरसा कहा जाता था। दारा शिकोह की बात करें, तो दारा शिकोह की बात करें, उसने संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद में अहम योगदान दिया था। औरंगजेब की बात करें, तो उसने मदरसों की सहायता से हिंदू विद्यालयों को बंद करवाने का प्रयास किया था। जेबुनिसा जो क्या थी? औरंगजेब की बेटी थी। उसने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय और विद्यालय का निर्माण करवाया था। अब बात करें मुगल काल के समय जो इंटेलिजेंट महिलाएं थी, वो कौन कौन सी थी? बात करें तो विदुषी महिलाएं। तो मुगल काल कई कई महिलाएं शिक्षा और साहित्य में सक्रिय थी। जैसे गुलबदन बेगम, ये हुमायूं नामा की लेखक थी, हुमायूं की बहन थी। महामनगा हुमायूं और अकबर के शासनकाल में बहुत ज्यादा प्रभावी थी। नूरजहां जहांगीर के शासनकाल में राजनीतिक रूप से सक्रिय थी। ये अर्जुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज महल भी कहते हैं, शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। ये सब इंटेलिजेंट महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी। जहां आरा शाहजहां की बेटी थी, जिसने दिल्ली में चांदनी चौक का प्रारूप या डिजाइन बनाया था। जेबुनिसा, ये मैं औरंगजेब की बेटी थी, कवियत्री थी, साथ ही साथ विद्वान भी थी। अब हम देखेंगे मुगल कालीन साहित्य के बारे में। मुगल काल में फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं में विशाल साहित्यिक रचना की गई थी। बाबर की बात करें, तो बाबरनामा या तुझे के बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ये क्या थी? बाबर की आत्मकथा थी। दीवान की बात करें, तुर्की भाषा में दीवान लिखी गई थी। बाबर की कविताओं का संग्रह था दीवान। खते बाबरी, बाबर द्वारा लिखी गई एक लिपि थी खते बाबरी। मतलब बाबर ने एक अपनी खुद की लिपि विकसित की थी, जो खते बाबरी कहलाती थी। फिर हुमायूं की बात करें, हुमायूं के नाम समय का साहित्य की, तो हुमायूं नामा इसके लेखक कौन थे? बहन गुलबदन बेगम। अकबर के परामर्श पर इसे लिखा गया था। अंतिम पांडुलिपि लंदन के संग्रहालय में अब भी सुरक्षित रखी गई है। तज़किरात उल वाक़ियात, जिसके लेखक है जौहर आफ्ताबची, ये हुमायूं का नौकर हुआ करता था, जिसका लेखक है। अकबर के परामर्श में लिखी गई थी। कानून ए हुमायूनी, इसके लेखक थे खोंदमीर तारिक रशीदी, इसके लेखक थे मिर्जा हैदर दोगलक। तो आप देख सकते हैं
अकबर के समय के अब साहित्य की बात करें तो अबुल फजल बहुत प्रमुख साहित्यकार थे। तो अकबरनामा लिखी थी इन्होंने 3 भागों में। पहला, दूसरा, 3 भागों में। पहले भाग की बात करें तो तैमूर से हुमायूं तक का इतिहास है। दूसरे भाग अकबर के शासनकाल का इतिहास और तीसरा आईन अकबरी कहलाता है। तो 5 भागों में है। अंतिम भाग में अबुल फजल की खुद की जीवनी है। इंसाई अबुल फजल के द्वारा अकबर के पत्रों का संकलन किया गया है। यह हमारी क्या इंसाई अबुल फजल कहलाती है। फिर आता है फैजी सरिंदी, इन्होंने अकबरनामा एक अलग से लिखा है। आरिफ कंधारी तारीख अकबरी इन्होंने लिखी है। बायजीद बयात तज़किरा हुमायूं इन्होंने पुस्तक लिखी है। तज़किरा अकबर 2 पुस्तकें लिखी है। तज़किरा हुमायूं, तज़किरा अकबर। अब्दुल कादिर बंदायूनी तो मुक्तब उल तवारीख इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसे भारत का आम इतिहास भी कहा जाता है। ध्यान रखना बंदायूनी की कौन सी पुस्तक है? मुक्तब उल तवारीख। बंदायूनी ने अकबर की जो धार्मिक नीति है इसकी आलोचना की थी। पुस्तक में हल्दी घाटी के युद्ध का भी वर्णन किया गया है जो हमारे महाराणा प्रताप से किया गया था। इसमें सूफी संतों की जीवनियां मिलती है। अब्बास का शेरवानी की बात करें, इन्होंने तारीख शेरशाही और तोहफा अकबरी नामक अकबर शाही नामक पुस्तक लिखी है। निजामुद्दीन अहमद की बात करें तो तबकात अकबरी अहमद यादगार की पुस्तक है। तारीख शाही और रिजकुल्ला मुश्ताकी की पुस्तक है वाकियात ए मुश्ताकी। तो इस तरह हमने इनके जो साहित्य था वो देखा। फिर जहांगीर की बात करें तो तुझो के जहांगीरी लेखक कौन थे? खुद जहांगीर स्वयं के जो आरंभ के 16 वर्षों का वर्णन इन्होंने किया था। बाद की बात करें मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी ने पूर्ण किया था। 16 वर्षों का वर्णन तो खुद किया था। बाकी का भाग किसने लिखा? मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी ने। इकबालनामा ए जहांगीरी इसके लेखक थे मोहम्मद खां। फिर आते हैं हमारे शाहजहां। तो शाहजहां के समय में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया? बादशाहनामा मतलब शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर आधारित कृतियां थी। मोहम्मद अमीन कजवीनी इन्होंने बादशाहनामा सेकंड लिखी, फर्स्ट लिखी, सॉरी सेकंड नहीं फर्स्ट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा सेकंड, मोहम्मद वारिस ने बादशाहनामा थर्ड और इनायत खान ने बादशाहनामा फोर लिखी थी। अगली पुस्तक है ईश्वरदास नागर फुतुहात आलमगीर, इन्होंने पुस्तक लिखी है। सुरजन राय भंडारी की बात करें तो खुलासत उत तवारीख इन्होंने पुस्तक लिखी थी। फतवा ए आलमगीरी की पुस्तक की बात करें तो इस्लामी कानूनों का संकलन किया गया है जिसमें हमारे औरंगजेब की देखरेख में तैयार किया गया था। खाकी खा खाकी खाफी खा की बात करें मुक्तब उल लुबाब इन्होंने पुस्तक लिखी है। मुगलकालीन कला और साहित्य की बात करें, कला और संस्कृति की बात करें तो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जो आज भी अपनी भव्यता और विविधता के लिए विस्मयकारी है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।